किसी भी देश या राज्य में अगर लगातार कोई भी सियासी जमात की सत्ता लगातार रहती है तो उसके अधिकारी और नेता टुंड मिजाजी का शिकार हो जाते हैं। गुजरात में भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया है और ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि सत्ता के नशे में धुत अधिकारी अब लोगों की नहीं सुन रहे हैं। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक माना जा सकता है। हमारे साथ जिग्नेश मेवाणी है, उनसे ही बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या था और किस तरीके से उनके साथ एक पुलिस का आला अधिकारी कैसे उनके साथ भेदभाव तरीके से व्यवहार कर रहा था। जिग्नेश भाई, वो पूरा मामला क्या था? क्योंकि पहली बार मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो इसलिए देखना पड़ेगा। गुजरात में हजारों एकड़ जमीन दलित समुदाय को गुजरात एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट के तहत अलॉट की गई है। इन जमीनों के ऊपर आरएसएस और भाजपा के साथ जुड़े हुए जातिवादी मनुवादी एंटी सोशल एलिमेंट्स का, गुंडों का गैर कानूनी कब्जा है। यह लड़ाई मैं लंबे अरसे से लड़ रहा हूं। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट में मेरा एक पीआईएल भी पेंडिंग है। पीआईएल में गुजरात हाईकोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जहां पर भी दलितों की जमीन पर, भूमिहीनों की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा है, वो सारा कब्जा खाली करवाओ। गुजरात सरकार, उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हमारे आईएएस आईपीएस अफसरों को यह काम करने में कोई रुचि नहीं है। तो मैं उस मामले में एक मुहिम चला रहा हूं और अब तक राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की हमारी टीम ने, कांग्रेस के साथियों ने मिलकर ऐसी करीब करीब 600-700 करोड़ की जमीन हमने खाली करवाई है। हाल ही में 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने गुजरात के कच्छ जिले के रापर तहसील के बेला और नंदा गांव की करीब करीब 200 एकड़ जमीन खाली करवाई। लेकिन उस जमीन में जिन लोगों का गैर कानूनी कब्जा था, उनकी फसल आज भी खड़ी है। अब आपके घर में मानो मैं घुसा था, पुलिस ने आके मुझे खदेड़ दिया, लेकिन मेरा सामान आपके वहां रह गया है। तो हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद मैं आऊंगा तो आप बवाल करोगे मेरे साथ कि क्यों दोबारा वापस आया, या मैं बोलूंगा मेरा सामान है इसलिए आया, तो झगड़ा होगा। तो कोई इस प्रकार की वारदात न हो, दलितों का सर न फूटे, उनका कत्लेआम न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं बार बार एसपी और आईजी को लिख रहा था, उनसे फोन पे बात कर रहा था, फिर भी वो नहीं कर रहे थे। मतलब एक प्रकार से दलितों का खून हो जाए उसके इंतजार में बैठे हैं और आज भी उसमें एक्शन नहीं हुआ है। तो इस बात की कंप्लेन लेकर मैं आईपीएस राजकुमार पांडेयन के पास गया था। मेरा व्यक्तिगत कोई काम है नहीं, मेरा व्यक्तिगत कभी कोई काम अफसरों से कभी मैं करवाता ही नहीं। गुजरात, जहां पर भी गुजरात में कमजोर लोग, दबे कुचले लोग मुझे याद करते हैं, मुझे बुलाते हैं, मुझसे कुछ मदद मांगते हैं या जो कुछ मामले मेरी नजर में आते हैं, तो उसमें मैं प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होता हूं। तो मैं उनके साथ बात करने गया था, लेकिन बात सुनने के बजाय मोबाइल बाहर रखो, मोबाइल लेकर क्यों आए, या किसी को इजाजत नहीं है मोबाइल के साथ, इस प्रकार से बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहे थे। तो मैंने कहा, मैं आपके हाथ नीचे काम करने वाला आपका सबऑर्डिनेट नहीं हूं, मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं। मुझे आपके साथ कैसे बर्ताव करना उसका कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको विधायक और सांसद से कैसे बर्ताव करना उसका लिखित प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है। तो उसके बजाय वो तू तारी पर उतर आए। मेरे साथी जो हितेंद्र भाई थे वहां पर, हितेंद्र पिठड़िया, गुजरात कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, उनको जलील करके मानो डिटेन करवा रहे हो, ऐसे अपने कलीग्स को बोलकर चलो इसको बाहर लेके जाओ। तो इस प्रकार का बर्ताव, तू तारी से बात करना, मोबाइल बाहर रखने का आदेश करना, यदि आप, मैं आपके स्टूडियो में आया हूं और आप बोले जिग्नेश भाई थोड़ा कंफर्टेबल नहीं, थोड़ा मोबाइल बात रख दीजिए, तो अलग बात है, या मैं आपको बोलूं तो वो अलग बात है। तो बात करने का एक तरीका होना चाहिए। तो मेरा भी ऐसा कोई जिद नहीं कि मोबाइल रखकर ही बैठूंगा, लेकिन बदतमीजी से पेश आना वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और मामला मूल तो ये था ना कि दलितों की जमीन में जो गुंडे घुसे हैं उनको हटाया जाए और वो कोई हमला न कर बैसे। उससे भी खतरनाक वाकया अभी ये हुआ कि 29 साल का विजय परमार नाम का गुजरात के महिसागर जिले का शेड्यूल कास्ट का एक बंदा, अपने कुछ एप्लीकेशंस में क्या हुआ, मैं लगातार आपको लिख रहा हूं, इन अर्जियों में, इन एप्लीकेशंस में, निवेदनों में, ज्ञापन में क्या हुआ, ये सवाल पूछने कलेक्टर को तालुका स्वागत के कार्यक्रम के मंच पर गया था। कलेक्टर ने, महिसागर कलेक्टर आईएएस नेहा कुमारी इतना बदतमीजी से पेश आई कि उसको हरामी साला कहा। अंग्रेजी में उसका मतलब होता है बास्टर्ड। ये बहुत ही गंदी गाली है और सरकारी कार्यक्रम के मंच पर से, सरकारी फंक्शन के डायस पर से
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक शेड्यूल कास्ट के बंदे को यह कहता है कि यहां ओवर स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है, चप्पल से मार खाने का लायक है हरामी साला। ये तो क्लियर ऑफेंस है एट्रोसिटी एक्ट के तहत। बाद में वकीलों के बारे में यह कहती है काम धाम कुछ है नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, वकीली में चप्पल से मार खाने के काम करते हैं। अब सरकारी कार्यक्रम के डायस पर बैठे कलेक्टर को वकीलों की कितनी पढ़ाई हुई, उनके पास काम दाम है कि नहीं, उनको चप्पल से मारने के काम करते हैं, इस प्रकार की बात कहना, ये एरोगेंस, ये घमंड, ये बदतमीजी कहां से आती है। और हद तो ये है, सुनिए, हद तो ये है कि आखिर में उन्होंने ये कहा कि 90% एट्रोसिटीज के केसेस ब्लैकमेलिंग के लिए होते हैं। मतलब वो शेड्यूल कास्ट का 29 साल का जो लड़का है विजय परमार, उसको जलील किया, उसके खिलाफ कानूनी तौर पे जो प्रतिबंधित शब्द है उसका प्रयोग किया, 2 वकीलों को चप्पल से मारने की बात की, और ऐसा कह के पूरे गुजरात के और पूरे हिंदुस्तान के वकीलों का अपमान किया, और ब्लैकमेलिंग के लिए 90% एट्रोसिटी के केस होते हैं, यह कहते हुए पूरे भारत के आदिवासी और दलितों का अपमान किया। तो मैं खुद कंप्लेंट फाइल किया हूं कि इस आईएएस नेहा कुमारी दोबारा सस्पेंड हो और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और उनकी गिरफ्तारी और उनको नौकरी से बेदखल करने की मांग को लेकर हाल ही में मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पत्र भी लिखा है। लेकिन जैसा कि आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, पिछले 30 सालों से गुजरात में भाजपा की सरकार बदली नहीं है। उसके कारण उनकी चापलूसी करने वाले अफसरों में भी घमंड आ गया है कि हम लोगों ने इतने साल नेताओं को बचाया है, हम कुछ गलत काम करेंगे तो नेता हमको बचाएंगे। नतीजा जनता भुगत रही है। एक सवाल यह है कि जो अधिकारी होते हैं उनको संविधान के दायरे में रहकर चलना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी को, पत्रकार को, विधायक को, सांसद को, मंत्री को, आम जनता को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को भी रूल ऑफ लॉ के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन गुजरात में मामला कई जगहों पर देखा गया है कि जो अधिकारी बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं वो कहीं ना कहीं संविधान को, जितनी ज्यादा भाजपा की चापलूसी, इतने बड़े और अच्छे पद मिलते हैं, और संविधान में भाजपा की सरकार नहीं मानती, आरएसएस नहीं मानते, तो उनके चापलूस अफसर भी नहीं मानते। और ऐसा हुआ है कि एक जिले का एसपी कोई कांड करे तो उसकी जांच उसी के कलीग को मिलती है, या उतना ही भ्रष्ट किसी उसके सीनियर को मिलती है। तो आईएएस आईपीएस को, आईपीएस आईएएस को, दोनों मिलकर नेताओं को, नेता इन अफसरों को, सारे लोग मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है। और ये रवैया न केवल मेरे साथ है, सोचना यह है कि मेरे साथ यदि ये रवैया हुआ तो आम जनता के साथ क्या हुआ था, किसी मुसलमान के साथ, किसी डीएनटी के साथ, किसी आदिवासी के साथ, किसी कोई बेरोजगार युवा मिलने गया, कोई आशा वर्कर या आंगनबाड़ी की बहन मिलने गई, कोई आम आदमी गया मिलने के लिए, कोई सीनियर सिटीजन गया, तो ये घमंडी अफसर और मंत्री लोग, नेता लोग कैसे पेश आते होंगे, ये समझ रहे हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है? बहुत ही खतरनाक है। आप सोचिए कि जैसे पूरा गुजरात का जो ट्राइबल इलाका है, 14-15% आदिवासी समाज की आबादी है, उसी के पसीने से ये सर्किट हाउस बनाए जहां आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, उसी के पसीने से गुजरात के सचिवालय के सारे बिल्डिंग्स बने, उसी के पसीने से गुजरात के सारे पुलिस स्टेशन, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और कलेक्टरेट की ऑफिसें बनी है, एसपी का कार्यालय बना है, लेकिन वो वहां कॉन्फिडेंटली जा भी नहीं सकता, उसको जलील करके वहां से वापस कर दिया जाता है। विधायक हो या सांसद हो, आईएएस हो या आईपीएस हो, उसका सैलरी जो होता है वो तो जनता के टैक्स के पैसों से होता है। यहां तक मैं मांग कर रहा हूं कि गुजरात में तो ये देखा गया है कि ज्ञापन लेकर जो गुजरात की आम जनता जाती है तो एसडीएम या कलेक्टर या एसपी चेयर पर से खड़ा होने का रिस्पेक्ट तक नहीं दिखाता। तुम्हारा मालिक तुमको कुछ कहने के लिए आया है, अपनी शिकायत लेकर आया है, ज्ञापन लेकर आया है, और इन अफसरों को अपनी चेयर में से खड़ा होने का विवेक तक नहीं है। तो मैं मानता हूं कि एक सर्कुलर निकालकर गुजरात सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को यह मैंडेटरी करना चाहिए, जनता का काम हो या ना हो, तुरंत हो काम या वक्त लगे, सारी परिस्थिति में जनता को ठीक से सुनना, कर्टियस विवेकपूर्ण शैली से उसकी बात को सुनना, उसको रिस्पेक्ट देना, वो सर्विस शेड्यूल का हिस्सा है। लेकिन इतने सारे अफसर एरोगेंट हो गए और एक प्रकार से बिजनेसमैन, नेता और अफसर, ये तीनों की तिकड़ी ने, मिली भगत ने 135 करोड़ जनता को अपनी ग्रिप में ले लिया है। आप विधानसभा के अध्यक्ष को भी इस बारे में शिकायत वगैरह की है, कुछ जवाब उनका आया अभी तक? उनके ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन गुजरात के लड़ने वाले क्रांतिकारी, आंदोलनकारी दलितों ने जवाब दे दिया। राजकुमार पांडेन की अच्छी खासी हेकड़ी निकाल दी,
और तो मेरे पास मैसेज है कि अब थोड़ा लाइन पे आए, मैं विधायक हूं, मेरे कार्यालय में कोई भी आए उसका काम हो सकता है नहीं हो सकता है, तो मतलब मैं उसको जलील करूं। यहां पर तो ये महिसागर की कलेक्टर मतलब जो कानूनी तौर पे प्रतिबंधित ऐसे शब्दों का प्रयोग डाय स्पर्श करती है, मतलब उसको कितना कॉन्फिडेंस होगा कि कुछ भी हो जाए सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करेगा। मैं तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को कि आपकी शय है उसको कि आपने प्रोटेक्शन देके रखा है, ये हिम्मत कहां से आती है? ये चर्बी किस बात की चढ़ी है? तो जनता जो मालिक है आप उसको गाली देकर वापस करोगे, वापस भेजोगे? नेहा कुमारी फिलहाल छुट्टी पे है, ऐसी भी जानकारी है। अरे उसकी तो छुट्टी हो जानी चाहिए नौकरी से, उसको चंद दिन की छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, उसकी हमेशा के लिए छुट्टी हो जानी चाहिए। वो इस पोस्ट पे, इस पद पे बैठने के लायक ही नहीं। मैं तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जहां पर उनकी तालीम हुई वहां पर भी पत्र लिखने वाला हूं कि आपने क्या पढ़ाया उन लोगों को, इन अफसरों को क्या तालीम दी है? ये तो एक पर्सन डिजर्व नहीं करती इस पोस्ट पर बैठने के लिए, किसी को बास्टर्ड बोलोगे? इससे ज्यादा क्या जलीलियत किसी की हो सकती है? आपने नेहा कुमारी ने इस शब्द का प्रयोग करके उस एप्लीकेंट की मां को गाली दिया है, हिंदुस्तान के सारे आदिवासी और दलित को अपमानित किया है, यह कहकर कि 90% एट्रोसिटी का केस ब्लैकमेलिंग के लिए होता है। तुम्हारे पास कौन सा सर्वे है भाई? कौन सा? गुजरात सरकार का कोई स्टडी है, केंद्र सरकार का कोई सर्वे है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का कोई एनालिसिस हुआ है? आप कौन हो? और आप आदिवासी और दलितों के लिए भी इतना बायस आपके मन में है, तो आदिवासी और दलितों के लिए जो योजनाएं बनी है उसके इंप्लीमेंटेशन में आप क्या करते होंगे? ये गुजरात में ही ऐसा अधिकारियों का रवैया है कि गुजरात में नहीं, पूरे देश में, लेकिन गुजरात में कुछ ज्यादा ही कुछ लोगों को चर्बी चढ़ी हुई है। और 30 साल से सरकार नहीं बदली तो क्या बगल में राजस्थान है तो वहां पे 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो थोड़े अफसर लोग भी कंट्रोल में रहते हैं कि इस तरह की ज्यादा चापलूसी की तो अगली टर्म में हमारा कोई विकेट भी गिरा सकता है। तो ये फियर थोड़ा बैक ऑफ द टाइम रहता होगा। गुजरात में पिछले कुछ सालों से, दशकों से जहां सरकार नहीं बदली, तो जो चापलूसी भाजपा के नेताओं की किए गए हैं, करते जा रहे हैं, तो उनको ऐसा है कि उनका कुछ नहीं होने वाला है। 2002 दंगे के कई आला अधिकारी जो हैं वो सरकार की काफी फेवर में थे, लेकिन जब जांच हुई तो जेल के सलाखों के पीछे हैं। क्या आपको लगता है आज के मौजूदा वक्त में ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में दोबारा भी लाभ मिल सकता है? ऐसा नहीं है, जो लाभ पिछले सालों के दौरान मिला वो फ्यूचर में भी मिल सकता है। यदि जिग्नेश भाई गलत करे, आप कुछ गलत करे, तो अंग्रेजी में कहते हैं कि क्राइम नेवर डाइज। जो भी गलत करेगा कहीं ना कहीं तो सुराग छोड़ेगा। तो ये थे जिग्नेश भाई, जिन्होंने अपने साथ होने वाली नाइंसाफी को इस तरीके से उठाया कि गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ऐसे अधिकारियों को एक चेतावनी भी दी है कि अगर यही रवैया रहा तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और आने वाले दिनों में उनको भी इसी तरीके से इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सत्ता परिवर्तन होती है, और सत्ता परिवर्तन होता है तो अधिकारी और उससे जुड़े लोग कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जब कई जगहों पर लगातार कोई सियासी पार्टी, सियासी जमात सत्ता में रहती है तो उनके अंदर टुंड मिजाजी का आना स्वाभाविक है। सवाल गुजरात के लोगों से है कि क्या वो इस टुंड मिजाजी को सहने की हिम्मत रखते हैं या सत्ता परिवर्तन का जज्बा दिखाते हैं।